तो दोस्तों ये खड़ी है आप लोगों के सामने महिंद्रा स्कॉर्पियो एन Z2 बेस मॉडल, जो कि हमने 8 महीने पहले ली थी और अभी 15,000 किलोमीटर चल चुकी है। और जब से हमने ये गाड़ी खरीदी है तब से इसकी कीमत भी 2 लाख रुपए बढ़ चुकी है। तो मेरा भाई विशाल यहाँ पे फ्रेम में है, जो इस गाड़ी को सबसे ज़्यादा चलाता है और ये कहता है भाई पहली बार ऐसी गाड़ी ली है जीवन में जिसके पैसे खरीदने के बाद लगातार बढ़ रहे हैं। नहीं, ये नहीं, हमने पहले थार भी खरीदी थी, उसके भी बढ़ ही रहे हैं उसमें भी बेनिफिट है। तो देख रहे हो आप इसकी स्माइल, कितना खुश हो रहा है, पैसे बढ़ रहे हैं गाड़ी पे। खैर, तो विशाल ने गाड़ी चलाई है 15,000 किलोमीटर, Z2 डीजल बेस मॉडल है ये, 130 bhp। अब लोग यहाँ पे मैसेज करते हैं मुझे, सबसे ज़्यादा अभी भी मैसेज आते हैं कि भैया ये गाड़ी अंडर पावर तो नहीं है। तो इस बात का जवाब देगा विशाल, क्योंकि ये इस गाड़ी को सबसे ज़्यादा चलाता है, सबसे ज़्यादा घूमता है। मनाली भी ये गाड़ी 2 बार जा चुकी है, शिमला भी जा चुकी है, मसूरी भी जा चुकी है और भी लंबी लंबी ट्रिप करी है। तो विशाल लोगों को थोड़ा बता बेस मॉडल के बारे में, क्योंकि लोग अभी भी पैसा लगा रहे हैं, उनके डाउट हैं। तो जो एक रियल अंदर बात आती है ना गाड़ी चलाने के बाद जो फील होती है, वो यहाँ पे लोगों को बता, ताकि उनके डाउट क्लियर हो। देखो मैं बताऊं, मेरे पास भी फ़ोन आते हैं शोरूम से, क्योंकि ये वेरिएंट बहुत कम आता है। तो शोरूम से जो वहाँ पे सेल्स वाले जानकार हैं वो नंबर दे देते हैं जो इस वेरिएंट को खरीदने के इच्छुक होते हैं कि उनके पास है, उनसे बात कर लो आप, वो देंगे आपको रिव्यू। तो सबको ही रिव्यू दे दूं मैं आज। गाड़ी में 130 bhp में कोई भी पावर की कमी नहीं है, क्योंकि जैसी हमारे यहाँ रोड्स है ना, उस हिसाब से तो 130 bhp भी ज़्यादा है। मैं मतलब हर सिचुएशन में गाड़ी को लेके जा चुका हूँ। अभी मैं शीशु गया था, -18 टेम्परेचर था, अच्छी बर्फ़ थी, ब्लैक आइस, सब कुछ था, ठीक है। तो रियर व्हील ड्राइव में अगर ये गाड़ी आपकी 170 bhp Z8L भी है ना, वो भी इतनी ही पावर लगाती। क्योंकि आप ये एक चीज़ देख लो ना, गाड़ी कहीं पे भी पावर की कमी तो करती ही नहीं है, ना भगाने में ना किसी खराब रास्ते से निकलने में। 130 bhp में आपकी इतनी बड़ी गाड़ी स्कॉर्पियो क्लासिक आ रही है, थार 4x4 आ रही है, ठीक है। तो ये तो फालतू में लोगों के दिमाग में मिथ हो गया, कंपनी को टॉप मॉडल बेचने हैं, उनमें ज़्यादा प्रॉफिट होता है। अब आप खुद देख लो, यही अगर आप गाड़ी टॉप मॉडल लेने जाओगे मैनुअल Z8L के अंदर, तो आपके आराम से 25 लाख की आएगी। तो इतनी बड़ी बॉडी, इतने बड़े टायर, इंजन भी 2200 सीसी का ही ECU होता है। हाँ। उसमें पावर को घुमा रखा है, वो 170 bhp बना रखी है। बाकी 10 लाख रुपए जो कंपनी मोटे मोटे फालतू के ले रही है, वो फीचर्स की तो ले रही है। बॉडी तो आपको यही दे रही है, कलर तो यही दे रही है, तो अंदर उन फीचर्स और उन्हीं चीजों से कमाई है। तो मतलब ये है कि 130 bhp आंख बंद करके लोग ले लें। बिल्कुल आंख बंद करके ले लें, कहीं से कहीं तक कोई मतलब आप एक चीज़ देखो, गाड़ी जैसी 4th गियर में लगती है उसके बाद इतनी फन टू ड्राइव हो जाती है। आप 150 भगा लो, 140 भगा लो, आपको कहीं से कहीं तक भी कमी नहीं लगेगी। अब किसी को ये है कि उठान कम है, अब भाई ड्रैग रेस थोड़ी करनी है रोज कि हाँ किसी के बराबर में जा रहे हैं उसको सीटी मार के कह रहे आप भगा, ये तो करना ही नहीं होता भाई। धीरे धीरे तो जाता है बंदा 100-120 पे, ये थोड़ी कि हाँ गली से बाहर निकाल रहे हैं 100 की स्पीड पे। सही बात तो वो चीज़ थोड़ी है। और भाई कहीं से कहीं तक पावर की कमी नहीं है। मैं इस गाड़ी को खड़ी हुई को दूसरे गियर में उठाता हूँ, पहला गियर में बहुत कम डालता हूँ। तो अगर पावर की कमी होती तो दूसरे गियर में झटके लेके गाड़ी बंद हो जाती। अच्छा, ब्रेकिंग कैसी है गाड़ी की? गाड़ी की ब्रेकिंग बहुत बढ़िया है, चारों पहियों में डिस्क है, मैं ब्रेकिंग से बहुत बढ़िया सेटिस्फाई हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती, बढ़िया कंट्रोलिंग रहती है। जब थार चलाते थे इससे पहले, तब क्या महसूस होता था ब्रेकिंग को लेकर? ऐसा लगता था कोई पकड़ के खींच लो, पीछे से रुक नहीं रही गाड़ी। मतलब गाड़ी इतनी ऊंची हो गई, उसमें बॉडी रोल भी है, बॉडी वेट भी है, फ्रंट डिस्क दे रही है कंपनी, पता नहीं ज़्यादा क्लेम पे मंगवाना चाह रहे हैं, गाड़ी ठुकती रहे और क्लेम पे आती रहे। ठीक है। अच्छा, इसमें बॉडी रोल की क्या पोजीशन है? इसमें बॉडी रोल नहीं है, ये तो बिल्कुल ऐसे चलती है जैसे क्या बताऊं मैं, किसी कंपनी की ना जो कॉम्पैक्ट SUV है ना वो भी नहीं चलती होगी, इतनी बढ़िया चलती है ये जम के एकदम। ठीक है। तो ये सारी बातें तो हो गई इसकी मोटा मोटी से चलने की। हाँ। सर्विस का एक्सपीरियंस कैसा है? सर्विस का एक्सपीरियंस बेकार है। अच्छा। हाँ, सर्विस में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इनको, थोड़ा टोयोटा वगैरह से सीखना चाहिए। इनफैक्ट मारुति से भी ये थोड़ा सीख सकते हैं, क्योंकि इनके यहाँ आप गाड़ी ना तो छोड़नी चाहिए आपको, ना वहाँ जाके वेटिंग एरिया में बैठना चाहिए। वहाँ आपको जाके अपनी गाड़ी देखना चाहिए कि गाड़ी में हो क्या रहा है, क्या वो कर रहे हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, अभी जो मैंने 10,000 किलोमीटर की जो इसकी सर्विस गाड़ी की, पहले मुझे बताओ सर्विस कहाँ कराते हो, कौन सी डीलरशिप है? मैं सर्विस कराता हूँ, ये मेरठ में पड़ती है, जय कुमार अरुण कुमार डीलरशिप है, यहाँ पे कराई है मैंने। अपनी जो 1000 किलोमीटर का जनरल चेकअप हुआ था वो भी यहीं कराया था, 10,000 किलोमीटर की सर्विस भी यहीं कराई थी। ठीक है। तो अभी जब मैं 10,000 किलोमीटर की सर्विस करवाने गया था, 1.5-2 महीने हो गए, तो उसमें क्या हुआ, इसका ना मैंने देख रखा था कि 6 लीटर इसके अंदर इंजन ऑयल डलता है, BS6 का अलग इंजन ऑयल आता है, गोल्डन कलर की पैकिंग होती है। तो वो 1-1 लीटर के 6 पैक डाल रहे थे। तो मैंने ऐसे ही कह दिया यार, मैं कहा एक ही 6 लीटर का पैक डाल दो ना। और मैं इतना कह के और
वॉशरूम चला गया। फिर मैंने आके देखा इंजन ऑयल डल चुका था। मैंने कहा कौन सा डाला? मैं कहा सर आपने कही थी 6 लीटर का एक पैक डाल दो। मैं डाला कौन सा? तो उन्होंने मेरे को एक बोतल दिखाई, वो थी जो BS4 डीजल गाड़ियाँ आती हैं। तो BS4 का इंजन ऑयल BS6 में डाल दिया। हाँ, तो मैंने मैकेनिक से कहा, मैं क्या यार तूने ये क्यों डाल दिया? कह रहा आपने तो कहा था 6 लीटर का एक डाल दो। मैं कहा मैंने ये थोड़ी कहा था BS4 का डाल दो। तुम मुझे कहते गाइड करते कि सर अभी हमारे पास खत्म हो रखा है, हमारे पास 1-1 लीटर का ही है BS6 का, अब ये थोड़ी ना। कह रहे सर कुछ नहीं होगा। फिर मैंने उन्हें थोड़े देसी उदाहरण दिए। मैं कहा यार तुम देसी पीने वाले को अंग्रेजी पिलाओगे, अंग्रेजी पीने वाले को देसी पिलाओगे, तो सुबह हैंगओवर तो हो गई। अच्छा। तो फिर वो तब भी नहीं समझे। फिर मेरे को डांट लगानी पड़ी उन्हें कि कंप्लेन कर दूंगा, फीडबैक खराब कर दूंगा। मतलब ये नहीं है कि गलती हो गई तो हाँ, चेंज कर हाँ, दें। मान नहीं रहते। बहुत मतलब 1.5-2 घंटा खराब करा मेरा। फिर उसके बाद जो है थोड़ा हंगामा किया मैंने। फिर उन्होंने वो इंजन ऑयल निकाल के नया इंजन ऑयल डाला। BS6 फेज 2 वाला। हाँ, ऐसे करने लगे, हम तो बैठे ही हैं सर, क्या दिक्कत हो रही है ये और वो। मैं कल को मैं लद्दाख चला गया, वहाँ गाड़ी में कुछ हो गई तो आप में से बताओ कौन कौन आएगा? और मेरा वहाँ स्टे करवाओगे आप, मेरी फ्लाइट करवाओगे, मेरी गाड़ी सेफली यहाँ लेके आओगे। रवैया तो बहुत खराब है जय कुमार, अरुण कुमार का। और एक चीज और भी है, तो मैंने पूरा सर्विस मैनुअल पढ़ रखा था कि 10,000 किलोमीटर की सर्विस पे क्या क्या चीजें होती हैं। तो मैंने उनसे कहा, मैं क्या देखो 10,000 किलोमीटर चल गया, गाड़ी के इसके स्कॉर्पियो के जो डिस्क पैड है ना, वो डस्ट बहुत फेंकते हैं। तो वो एक अच्छी चीज है कि अंदर ही चिपकता नहीं है। ब्रेक पैड्स का जो भी बरूदा रहता है वो बाहर फेंकती रहती है। मैं क्या यार ब्रेक पैड्स भी खोल के चेक कर लो, बहुत बार होता है कोई पैड खराब हो गया हो, कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट हो, किसी प्लेट में निशान आ रहे हो। नहीं 10,000 किलोमीटर पे जरूरत नहीं है। मैंने 10 बार कहा, पर उन्होंने डिस्क खोले ही नहीं गाड़ी के। अच्छा। पहिया खोल के देखा ही नहीं कि हाँ किसी में कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट तो नहीं आया हुआ। उस चीज का मैंने उन्हें बोला भी बाद में फीडबैक कॉल पे भी। बस फिर वो रोने लग जाते हैं कि सर हमारी नौकरी, हमारे 5,000 कट जाएंगे, हमारी नौकरी चली जाएगी, ये और वो। क्योंकि ये लाला लोग जो होते हैं जो डीलरशिप चलाते हैं, कुछ नहीं मिलता। सेल्स में तो सेल्समैन जो आपका सेल्स कंसल्टेंट होगा, सेल्स में तो उसकी गुद्दी पीटते हैं ये। और सर्विस में जो सर्विस एडवाइजर होगा, क्योंकि हर जगह का यही हिसाब है, जो सबसे कमजोर होगा। किसी सुनार के यहाँ चोरी होगी तो गाड़ी की गुद्दी पीटी जाएगी। तो वही इनके यहाँ होता है। तो फिर वो रोने लगते हैं। फिर हमें लगता है यार कोई बात ना, अपने भाई बंधु हैं, इनका भी घर चल जाए, क्यों नौकरी छुड़वाई किसी की, अगली बार आके करवा लेंगे। तो कहने का मतलब, पर लेकिन ये बात नहीं है ना। अब ये जो स्कॉर्पियो N है, ये XUV 700, ये इनकी प्रीमियम गाड़ियां हैं। 30-30 लाख रुपए तक ये कॉस्ट करती हैं। जब किसी इंसान ने 30 लाख रुपए खर्च करे तो वो ये सब झंझट नहीं पालेगा। पर वो ये चाहेगा कि सर्विस बिल्कुल टॉप क्लास हो। बिल्कुल चाहेगा। अब देखो हम तो बेस मॉडल खरीदने वाले कस्टमर, हम तो फिर भी मिडिल क्लास हो गए, हम तो वहां सर पे बैठ के करवा लेते हैं काम। पर मैं तो सोचता हूँ कि जो बंदा, मैंने लोगों की वीडियो देखी है कि बंदे गाड़ी क्लेम पे आई है, गाड़ी का फ्रंट विंडशील्ड चेंज होनी है। अब जो टॉप मॉडल है उसमें रेन सेंसिंग वाइपर भी आ रहे हैं, तो वो सेंसर होता है ऊपर शीशे में, तो वो सेंसर भी चेंज होना था क्योंकि वो भी डिफॉल्ट हो गया था उसमें भी। तो ये क्या कर रहे हैं, बस शीशा बदल दिया, उसके बाद चेक ही नहीं कर रहे कि गाड़ी के सारे इलेक्ट्रॉनिक्स काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ऐसी गाड़ी डिलीवर कर दी। फिर वो बंदा कह रहा है इसका रेन सेंसिंग वाइपर नहीं काम कर रहा, फिर गाड़ी आ रही है, फिर पूरा शीशा हटाया जा रहा है, वो पूरा जो इसका उससे चिपकता है सिलिकॉन से, और फिर उसका सेंसर चेंज करे जाते हैं। तो मतलब इनमें जो एक होना चाहिए ना, ध्यान रखना चाहिए, वो है नहीं, धक्का पेल है। अच्छा। मतलब ये समझ लो कि इनको ना अपने एडवाइजर और जो ये सब चीज है ना मैकेनिक, ये बदलने चाहिए। ये निकाल नहीं रहे, मैनेजमेंट पे काफी, मैनेजमेंट पे काम नहीं है। ऊपर से डीलरशिप बड़ी होनी चाहिए। मतलब जब ये महीने की 100 गाड़ियां बेच रहे थे तब भी उतना ही इनका सर्विस स्टेशन का साइज था, और अब ये महीने की 500 गाड़ियां बेच रहे हैं, अब भी उतना ही है। पहले 10 गाड़ियां आ रही थी, 50 गाड़ियां आ रही हैं। तो वहां मतलब बहुत बार तो ऐसा होता है गाड़ी गेट से अंदर जाने में 2-2 घंटे का टाइम लग जाता है। इतनी भीड़ है, इतना रश है। तो उस भीड़ को कंट्रोल उतनी नहीं लोग कर रहे हैं, तो उनके ऊपर मेंटली जो है ना प्रेशर बढ़ रहा है। अब उस चीज में क्या होगा, जल्दी जल्दी काम होगा, उसमें कुछ छूटेगा, लपेटा जाएगा। हाँ, तो सर्विस में मैं तो देखो यही कहूंगा, एक तो जिसको अपनी गाड़ी सही रखनी है, वीकेंड पे गाड़ी सर्विस करवाने बिल्कुल ना जाएं, और जब जाएं तो स्टाफ आने से पहले चले जाओ, जो आपका पहला नंबर लग जाए, तसल्ली से आपकी गाड़ी हो जाए, जो लोग तक फ्री हो जाए। हाँ, जो अपना आप 1-2 बजे तक फ्री हो जाओ और तसल्ली से हो जाए। वीकेंड में तो भूल के मत जाना, वरना पता चला इंजन ऑयल 6 लीटर की जगह 5 लीटर डल गया, है ना, और जल्दबाजी में कूलेंट में पानी मिला डाल दिया, ये चीजें होंगी। तो ये चीज़ें दोस्तों आपको बताना समझाना जरूरी है। हमारा काम सिर्फ यही नहीं है कि आपको गाड़ी पसंद करवा दी और खरीदवा दी, उसके बाद गाड़ी मेंटेन भी करवानी है। आफ्टर सेल सर्विस भी एक मेजर पार्ट है। और ये नहीं है कि जैसे टाटा है, वोकल फॉर लोकल, महिंद्रा देश की कंपनी है, देश का ब्रांड है, हम सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इतना अंधा होकर भी सपोर्ट नहीं कर रहे कि और चीज़ों को भूल जाए। महिंद्रा गाड़ी अच्छी बना रहा है, नो डाउट, कोई नहीं दे रहा इस प्राइस रेंज में रियर व्हील ड्राइव इतनी बड़ी 7 सीटर गाड़ी, पर
महिंद्रा अच्छी बना सकता है, पर ये जो यहाँ डीलरशिप, जिनको डीलरशिप्स दे रखी है चलाने के लिए, मैं तो देखो एक चीज कहूंगा, मैंने रॉयल इनफील्ड में देखा है, रॉयल इनफील्ड जो है ना अपने डीलर्स चेंज करती है। हमारे यहाँ गाजियाबाद में पिछले 20 साल से जो डीलर थे वो अब लास्ट 2-3 साल में चेंज हो गए, उनसे डीलरशिप ले ली गई, नए बंदों को अपॉर्चुनिटी दे दी। तो महिंद्रा को, इनको भी जो है ना डीलरशिप चेंज करनी चाहिए, मतलब ताकि लालाओं के हाँ, भाव या ना तो बढ़े। हाँ, अगर महिंद्रा, देखो महिंद्रा को मर्सिडीज बनना है ना, तो फिर उसी कॉन्सेप्ट पे चले कि एक तरीके से तुम डीलर को तुम सैलरी दे रहे हो, बाकी सब कुछ अपने हाथ में कंट्रोल नहीं, क्योंकि ये तो भाई कमाने पे लग रहे हैं। महिंद्रा इलेक्ट्रिक गाड़ियां बेच रहा है और महिंद्रा के शोरूम पे इलेक्ट्रिक फास्ट चार्जर नहीं लगा हुआ, मेरठ के किसी शोरूम पे नहीं है महिंद्रा के पे फास्ट चार्जिंग, तो कहाँ से होगा? टाटा ने तो फिर भी लगा दिए और वो तो ये मेरठ है, दिल्ली एनसीआर में है। हाँ बिल्कुल, मेट्रो सिटी हो चुकी है अब तो। नॉर्मल हिस्से हैं देश के, वहां तो पता नहीं क्या ही हालत होगी। हाँ ठीक है, तो विशाल ये सारी बातें हो गई, एक बिल्कुल जेन्युइन वो फीडबैक जो एक कस्टमर को होता है गाड़ी खरीदने के बाद। ठीक है, ओवरऑल इस प्रोडक्ट में 15,000 किलोमीटर चलाने पे कोई नेगेटिव पता चला हो या कहीं कोई शिकायत कि हाँ ये चीज गलत है? शिकायत देखो मैं बताऊं, गाड़ी में इंजन में कोई दिक्कत नहीं है, माइलेज गाड़ी का बहुत बढ़िया है, अपने हाथ में है। अगर आप गाड़ी को सिटी में नॉर्मल चलाते हो कि आप गंदे बिहेवियर से गाड़ी चला रहे हो, रैश ड्राइव कर रहे हो, तो वो अलग बात है, पर अगर आप अच्छे से चलाते हो, सिटी में आपका नॉर्मल ट्रैफिक रहता है, तो 12 का एवरेज गाड़ी बड़े प्यार से देती है। हाईवे पे आप 90 की स्पीड मेंटेन रखो, आपकी गाड़ी 14-15 का एवरेज बड़े प्यार से निकालेगी। निकालने वाले ज्यादा भी निकाल लेंगे, अगर आप 80 पे चला रहे हो तो गाड़ी 16-17 का भी माइलेज देगी। कहने वाले लोग कहते हैं हम 18 का भी ले रहे हैं, वो तो देखो यार सबका अपना अपना ड्राइविंग बिहेवियर है। मैं अपना बता रहा हूँ, मेरे को हाईवे पे 15-16 का मिल जाता है जब मैं 90 तक मेंटेन करता हूँ, और सिटी में 12 तक देती रहती है। ठीक है, ठीक है, ये चीज नोटिस करी कि जब टॉप गियर में गाड़ी रहती है 2000 आरपीएम पे, तब क्या स्पीड निकालती है? 95, तो अच्छी स्पीड है। हाँ, तो मैं 2000 आरपीएम से नीचे ही रखता हूँ गाड़ी को, मैं ज़्यादा वो नहीं करता। लोगों को डीजल में एक दिक्कत आती है डीएफ की, कि उनका डीएफ फिल्टर चोक हो गया, मीटर में लाइट आ रही है, 70 चीज़ होती है। मेरे को आज तक ये दिक्कत नहीं हुई, मेरी गाड़ी का डीपीएफ जो है वो चोक नहीं हुआ, क्योंकि हाईवे पर रन अच्छा खासा है। पर एक चीज़ हुई है, मैं -18 से शीशु से जब आया, उसके बाद गाड़ी ने एक बार मीटर में डीपीएफ का इंडिकेशन दिया, पर गाड़ी ऑफ करके जब स्टार्ट हुई वो इंडिकेशन चला गया। फिर एक बार मेरे को एयरबैग का इंडिकेशन आ गया, एयरबैग का साइन आ गया, वो 2 बार आया, वो भी गाड़ी ऑफ होकर स्टार्ट हुई, वो भी चला गया, उसके बाद वो भी नहीं आया। तो हो सकता है कि कहीं सेंसर पे मॉइस्चर आ गया और वो गाड़ी जब चली, गर्म हुई तो चला गया। ठीक है, तो ये बातें तो हो गई अलग। हाँ। अब थोड़ी सी बात करते हैं मॉडिफिकेशन की। जैसे Z2 हमने यहाँ पे ली, हमने लेते के साथ ही गाड़ी एकदम से नहीं छिड़वाई, धीरे धीरे हमने काम कराया, उस बारे में क्या कहना है? उस बारे में ये कहूंगा, अब तो देखो स्कॉर्पियन हो गया पुराना प्रोडक्ट, 1 साल से ऊपर हो गया बिकता हुआ, बेस वेरिएंट को भी आते हुए 8 महीने हो गए, तो अब सबको पता चल गया। जहाँ मतलब एक चीज कहूंगा सिंपल बातों में, गाड़ी मॉडिफाई वहां करवाओ जहाँ पे रेगुलर ये गाड़ियां जा रही हों। ये नहीं कि आप अपने किसी भी लोकल बंदे पे जाके और मॉडिफिकेशन शुरू करा दो, क्योंकि रूफ रेल है ये ड्रिल होके होती हैं, जो रोज लगा रहा होगा उसको पता होगा एग्जैक्ट कहाँ पे होगी। 1 इंच भी आगे पीछे हो गया तो जिंदगी भर के लिए छत में लीकेज आ जाएगा और लुक अलग बिगड़ जाएगी, स्पॉइलर होगा, ड्रिल लगेगी। तो इस चीज के लिए जिसका हाथ सेट हो ना उससे करवाओ, और एकदम गाड़ी नई लेते ही मत कराओ, पहले जो मॉडिफिकेशन कर रहा है उसके पास सामान पहुंच जाए, वो 2-4 गाड़ियों में लगा ले, सीख ले उसके बंदे, उसके बाद करवाओ। मैंने फॉग लाइट 8 महीने बाद लगवाई है, मतलब अभी 4-5 दिन ही हुए मेरे को फॉग लाइट लगवाए हुए, क्योंकि वायरिंग महिंद्रा ने आज तक नहीं दी। वायरिंग जो है गाड़ी की अब भी करोल बाग वाले अपने आप बना रहे हैं, तो मैं क्या एक बार देख लूं कि वायरिंग कामयाब है या नहीं। तो Z4 में स्टार्टिंग से फॉग लैंप लगते हुए आ रहे हैं, 1.5 साल हो गया Z4 में लोगों को फॉग लैंप लगवाते हुए, जो ऑटोमेटिक और 4x4 पहले से आने लगी थी। तो मेरे को अब लगा कि हाँ वायरिंग कामयाब है इनकी भी, कोई दिक्कत नहीं आती। रूफ रेल मैंने गाड़ी लेने के 3 महीने बाद लगवाई थी, जब उन्होंने कम से कम 500 गाड़ियों में रूफ रेल लगा ली, बदल ली। बस गाड़ी खरीदती पीपीएफ करवाई थी? हाँ पीपीएफ करवाई थी, क्योंकि थार में नहीं करवाई थी। तो अब भी जो है ना पीपीएफ का मेरे को लग रहा है पैसा वसूल हो गया। हमारे घर पर भी पेंट का काम चल रहा था और मुझे लगा कि यहाँ तक पेंट की मतलब 20 फुट दूर गाड़ी खड़ी हुई थी, छींटे नहीं आएंगी, पर मैंने गाड़ी वॉश कराई और मेरे को इसके ऊपर कम से कम हजारों पेंट की बारीक 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 छींटे दिखी। तो अगर पीपीएफ नहीं होती तो मैं जाता कहीं कोटिंग वाले के पास, कोटिंग कराता, मेरा पेंट रफ होता वो रगड़ता। अब मैंने क्या करा, मैंने 0 नंबर का वो जो खुद ही वो पेपर
हाँ डस्टिंग पेपर। हाँ डस्टिंग पेपर आता है ना, मैंने वो गाड़ी पूरी गीली करी, वो पेपर गीला करा, मैंने रगड़ दिया वो कि स्क्रैच आएगी, पीपीएफ आएगी, सेल्फ फिलिंग वाली पीपीएफ है, तब स्क्रैच दिखी मेरे को। 2-3 दिन गाड़ी धूप में चली, वो स्क्रैच भी चली गई, उसने अपने आप हील कर ली सारी स्क्रैच। तो मोटा मोटी सी बात ये है कि गाड़ी जब भी ले जल्दबाजी ना करे। और एक चीज और मैं कहूंगा, अभी हमारे एक जानकार ने गाड़ी ली है महिंद्रा की 4x4 डीजल ऑटोमेटिक टॉप मॉडल। उन्होंने एक गलती करी, गाड़ी की पीडीआई नहीं करी, बिना पीडीआई करे डिलीवरी लेने चले गए। गाड़ी का इंश्योरेंस हो चुका था, बिलिंग हो चुकी थी, फाइनेंस हो चुका था। जब वहां डिलीवरी ले रहे थे तो एक शक लगा कि गाड़ी का बम्पर चेंज है, वो पेंटेड है। हाँ, दूसरा लगा कि पावर विंडो जो है ना वो ऐसे आवाज कर रही थी जैसे ये डोर किसी चीज के दबाव में आया हो और रगड़ के चल रही, बहुत ज्यादा आवाज। हाँ। तो ऐसा ना करें, हर कोई अपनी गाड़ी की तसल्ली से 2-3 घंटे अपने पीडीआई के लगाएं, सारे पावर विंडो ऊपर नीचे करें, हेडलाइट चला के देखें, धूप में गाड़ी को ले जाके पेंट मैच करें, देखें कहीं प्लास्टिक पार्ट जो है उस पे पेंट की बौछार तो नहीं है। जैसे प्लास्टिक पेंट है उस पे आप देखो कहीं पेंट की बौछार तो नहीं है। अगर आपको पेंट की बौछार मिल रही है तो मतलब आपकी गाड़ी में पेंट हुआ है। टायर्स देख लें, टायर देखें, टायर्स की डेट मैच करें। बहुत बार होता है कि गाड़ी जब ट्रोलो से उतरती है वहां से 2-2 किलोमीटर चल के स्टॉक यार्ड जाती है, पंचर तो नहीं है किसी टायर में, तो अपना स्टेपनी का टायर देखें कि उसमें पंचर तो नहीं है, बदल देते हैं। तो ये चीज़ होती है, तो तसल्ली से करें। और एक चीज़ और कहूँगा, इंटीरियर में भी पूरा ध्यान से देखें। बहुत बार होता है कि किसी चीज़ का कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट आया है और दूसरी गाड़ी से रिप्लेस कर दिया, फिर उसमें ध्यान नहीं रहा, वो आपके पास चली गई। और मेरे को प्लास्टिक क्वालिटी की एक कंप्लेन इनसे है। क्या? प्लास्टिक क्वालिटी इनकी अच्छी नहीं है। प्लास्टिक क्वालिटी में थोड़ी आवाज़ें हैं इंटीरियर में। कुछ टाइम में एक तो इन्होंने जो ये वाहियात सी टच स्क्रीन दे रखी है, इससे अच्छा तो ना ही देते तो कम से कम बदलवा तो लेते। अब ये लगता रहता है मन को यार दे रखी है, चल कोई नहीं, क्यों पैसे खराब करें। तो इसमें नीचे थोड़ी सी चढ़ सी आवाज़ आती रहती है, मतलब कि रैटलिंग नॉइज आने लगी हल्की सी। हाँ, मतलब 8 महीने में मेरे को उम्मीद नहीं थी कि हाँ आने लगेगी, पर शुरू हो गई। तो माइनर सी तो है वो, पर यार गाड़ी तो अभी 10 साल रखनी है, तो माइनर मेजर होती चली जाएगी। ठीक है, तो ये बातें हैं। हाँ, और बाकी और कोई ऐसी बात जो किसी को बतानी हो? एक बात मैं और कहना चाहूँगा, एक ये मैं महिंद्रा को कहना चाहूँगा कि भाई देखो Z4 में ये सेम मीटर आते हुए 1.5 साल हो गया, 8-9 महीने Z2 वालों को भी हो गया। इसके मीटर की ये कमी दूर कर दो, जिसकी ट्रिप अपने आप 0 हो जाती है, टाइम अपने आप रीसेट हो जाता है, माइलेज अपने आप रीसेट हो जाता है। बड़ा दुख होता है। हम कहीं ट्रिप पे जा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं कि देखो हमने 1000 किलोमीटर गाड़ी चला ली, तो उसमें हमें ओडोमीटर नोट करना पड़ता है। ट्रिप का पता ही नहीं कब 0 तो ये मान लो गाड़ी में ट्रिप है ही नहीं। हाँ, ट्रिप है ही नहीं इसमें आपका वो आ रहा है जो 1990 में मारुति में मीटर आया था ना, कि बस ओडोमीटर है और कुछ क्योंकि उसका पता नहीं कब रीसेट हो जाए, वो कब आपकी एक्यूरेसी खराब हो जाए। तो यार ये ठीक कर दो भाई, या तो इसको बदल के हमारा Z8L वाला लगा दो। अब आपने इतना हमें परेशान कर लिया, हमारा नया लगा दो तुम Z8L वाला, या इसको ठीक कर दो। ये मैं कहना चाहूँगा। तो दोस्तों यहाँ पे ये एक ओनरशिप एक्सपीरियंस था। 8 महीने गाड़ी चलाने के बाद, 15,000 किलोमीटर चलाने के बाद, मुझे लगता है एक बात यहाँ पे विशाल ने आपको काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल बताई। एक चीज़ वो बताई जो लोग इस गाड़ी को ऑलरेडी चला रहे हैं ना और इस वीडियो को देख रहे होंगे, वो कनेक्ट कर लेंगे और कमेंट सेक्शन में खुद बता देंगे क्या ये दिक्कतें हैं या नहीं है, ये चीज़ों पर सुधार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और अगर आप महिंद्रा स्कॉर्पियो एन का टैंक टू टैंक इसका माइलेज टेस्ट देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। अगर आप देखना चाहते हैं इस गाड़ी का टेस्ट ड्राइव रिव्यू, पहाड़ों पे गाड़ी कैसी चलती है, तो वो भी मैंने बना रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक अटैच कर दूंगा। फिलहाल वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, आप जाइए और वीडियो देखिए। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।